नमस्ते। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हिंदियन ई चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय रहा हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पार्ट 3। इस वीडियो के अंतर्गत केवल माइंड मैप आपको दिया जाएगा। इसी माइंड मैप के अंतर्गत आपको 1 या 2 अंक मिल जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। संसार में लगभग 7,000 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 7,000। कुछ लोग 3,000 बताएंगे, कुछ 4 बताएंगे। अगर 2020 के हिसाब से आज के दौर में लगभग 7,000 भाषाएं हैं। हाँ, यह बात सही है। इन भाषाओं में कई भाषाओं को भाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि उनकी जो संख्या है, कुछ भाषाएं 1000 के अंदर ही हैं। ऐसी भाषाओं की गणना नहीं की जाती, इसलिए शायद अनुभवी लोग इसकी ओर ध्यान देते हैं। यह है भाषाओं की संख्या, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे दोस्त। अब बात आती है इन सभी भाषाओं को, जितनी भी संख्या आप मान लीजिए, इन सभी भाषाओं का वर्गीकरण का आधार भिन्न भिन्न है। कुछ लोग क्षेत्र की दृष्टि से इसका वर्गीकरण करते हैं, भाषाओं का वर्गीकरण। कुछ लोग उस भाषा की आकृति, ध्वनि, रूप आदि के बारे में इसको आधार मानकर वर्गीकरण करते हैं। और कुछ लोग भाषाई परिवार के रूप में इन भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं। क्षेत्र के आधार पर 4 प्रकार हैं। इनमें केवल एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है, यूरेशिया। अब बाकी के जो हैं प्रशांत महासागर, अफ्रीका खंड के बारे में और अमेरिका के बारे में। ये क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? भौगोलिक स्तर। इस भौगोलिक स्तर के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण किया गया है। और आकृति के आधार पर 2 प्रकार हैं, हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, योगात्मक और वियोगात्मक। ऐसे कुछ लोग कहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। और जो परिवार की दृष्टि से है ना, भाषाई परिवार की निश्चित संख्या कोई नहीं है। कुछ लोग 100 से अधिक मानते हैं या 100 मानते हैं। उनका नाम है फेडरिक। और कुछ लोग केवल एक ही भाषाई परिवार है जो समस्त भाषाओं के अंतर्गत इसी परिवार को ले लेते हैं। तो एक कहने वाले राय साहब हैं, लेकिन एवरेज व्यू जो होती है ना, सभी लोगों में जो अधिकतम पक्षधर जिसकी ओर होते हैं, उसी को मान्यता मिलेगी। ऐसे लोग 12 या 13 मानते हैं। लेकिन एवरेज व्यू जो होती है ना, सभी लोगों में जो अधिकतम पक्षधर जिसकी ओर होते हैं, उसी को मान्यता मिलेगी। ऐसे लोग 12 या 13 मानते हैं। तो इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से ना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी ध्यान में रखिए। अगर परीक्षाओं में दोनों विकल्प आ जाएं तो 13 को दे दीजिए। अगर 13 नहीं है विकल्प में से तो 12 को ले लीजिए। तो ये हुई बात इसी। अब बात जानकारी देखेंगे। भाषाई परिवार 12 या 13 है ना, उनमें से एक परिवार है जो सबसे बड़ा परिवार, विश्व का सबसे भाषाई परिवार, बड़ा
भारत में सबसे बड़ा भाषाई परिवार वह भारोपीय परिवार है। कौन सा परिवार है मेरे दोस्त? भारोपीय परिवार है। तो इसकी विशेषता क्या है? 10 मिनट आपके लिए एक अलग सा वीडियो मिल जाएगा, तब देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत केवल माइंड मैप ही बताया जाएगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा। भारोपीय विश्व का सबसे बड़ा परिवार, लगभग 45% इसी परिवार की भाषाएं आ जाती हैं। और भारत का सबसे बड़ा परिवार 73 मानते हैं, 73% भारोपीय परिवार ही है। भारत में जो प्रतिशत है वह 73%। अब बात आ जाती है 12 या 13 में से केवल भारोपीय परिवार के बारे में ही यहाँ पर संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है, भारत में इन 12 या 13 परिवारों में से कितने परिवार हमारे देश में हैं? 4 भाषाई परिवार हमारे भारत में हैं। आप हाल ही में और एक भाषाई परिवार का नाम ले लेते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तो 4 ही हैं। भारोपीय एक पहले स्थान पर आ जाएगा और दूसरा स्थान जो है द्रविड़ परिवार आ जाएगा और तीसरा जो है आष्ट्रिक परिवार आ जाएगा और चौथा जो है चीनी तिब्बत आ जाएगा। तो ये हुई दोस्तों 4 भाषाई परिवार जो भारत में हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 5वां जो है अंडमानी परिवार कहते हैं, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात आती है कैसे याद रखना पड़ेगा इसको। इनमें से जो पहला अक्षर अगर ले लें तो बीड़ी एसी आ जाएगा। बीड़ी जो है जलती रहेगी, धूम्रपान। एसी जो है जो ठंडक देगी। बी का मतलब है भारोपीय, डी का मतलब है द्रविड़, ए का मतलब है आष्ट्रिक, सी का मतलब है चीनी तिब्बत। इसी क्रम में याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहले स्थान पर भारोपीय आएगा, दूसरे स्थान पर द्रविड़, जो तीसरे स्थान पर आष्ट्रिक आ जाएगा और चौथे स्थान पर चीनी तिब्बत आ जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में भारत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा भाषाई परिवार उपस्थित नहीं है, तो आप चीनी तिब्बत को जरूर से वोट दे दोगे। क्यों? ये तो चीन की है ना, वहां की होगी। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, चीनी तिब्बत आष्ट्रिक इन दोनों को याद रखिए, क्योंकि भारोपीय याद रहेगा और द्रविड़ जो है तमिल कन्नड़ ये सभी आ जाएंगे, ये दोनों याद रहेंगे, लेकिन ये दोनों याद नहीं रहेंगे। इसीलिए इन दोनों को ध्यान में रख लीजिए। तो प्रश्न बनता है, सबसे बड़ा भाषाई परिवार अगर भारत में कहें या विश्व में कहें, भारोपीय आ जाएगा। अगर भारत में दूसरा सबसे बड़ा परिवार द्रविड़ होगा। ओके, अच्छा, अब बात आती है भारोपीय परिवार की शाखाएं कितनी हैं? तो 2 हैं दोस्तों। पहला है शतम और दूसरा है केंटुम या केंतुम। अब यहां पर दोनों में से कौन सा लिखना चाहिए? हिंदी से संबंधित होनी चाहिए, तो शतम से संबंध है हिंदी का, तो यहां पर मैं क्या लिख दूं भाई? शतम। कुछ लोग समझते होंगे शतम को हमने स्तम पढ़ा है सर, शतम पढ़ा है सर, दूसरे नाम हम पढ़े हैं सर। इस प्रकार से आप जानते रहेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है, शतम का मतलब होता है 100
सप्तम का मतलब भी 100, सप्तम का मतलब भी 100, केंतुम का मतलब भी 100। अलग अलग भाषा में 100 को इन नामों से जाना जाता है। संस्कृत में जो कहते हैं शतम, लेकिन तम अवस्था में कहा जाता है। संस्कृत को महत्वपूर्ण मानते हैं तो हम शतम को लेना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर शतम लिख दिया। अगर परीक्षा में दोनों आ जाएं तो किसी को भी ले सकते हैं, आपको अंक मिल जाएगा। अच्छा भाई, अब बात आती है भारोपी परिवार की इन दोनों शाखाओं में कुल फिर 10 उपशाखाएं आ जाती हैं। कितनी उपशाखाएं? 10 उपशाखाएं। जो शतम में 5 पूछे जाते हैं, कुछ लोग 6 भी मानते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। केंतुम में 4 या 5 मानते हैं, कुल तो 10 हुए। प्रश्न बनता है आपके लिए, भारोपी परिवार के अंतर्गत 2 शतम केंतुम आ जाएंगे, ये किनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? शतम और केंतुम को किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ध्वनि याद रख लीजिए, एक बिंदु आपके मन में होना चाहिए। ध्वनि के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अब इन 10 उपशाखाओं में से हिंदी से संबंधित उपशाखा एक होगी ना, तो वही है भारतीय ईरानी। कौन सा है भाई? भारतीय ईरानी। अब यहां पर भारोपी के अंतर्गत शतम लिख दिया, और एक कौन सा है एडिशनल? केंतुम या केंटुम, दोनों सही हैं। अब बात आती है शतम के अंतर्गत 5 बताया है ना मैंने, उनमें से हिंदी से संबंध रखने वाला कौन सा है? भारतीय ईरानी है। और बाकी एडिशनल के जो हैं वह भी ध्यान में रख लीजिए। बाल्टो, स्लैविक, बी आ जाएगा, बाद में ए आ जाएगा। आर्मीनी, अरमानी, थेसोफिजियन। तो ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। पहले भारतीय परिवार, कुल 12 या 13 परिवार हैं, बाद में अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे कौन सा परिवार किस भाषा के अंतर्गत आता है। तो हिंदी से संबंधित परिवार कौन सा है? भारोपीय है, विश्व में सबसे बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा है, और इसके अंतर्गत 10 उपशाखाएं आ जाएंगे, 2 विभिन्न शाखाओं में बांटे गए हैं। पहला है शतम, दूसरा है केंतुम। हिंदी से संबंध रखने वाली शाखा कौन सी है? शतम हो जाएगा। शतम के अंतर्गत फिर 5 उपशाखाएं आ जाएंगे, उनमें से भारतीय ईरानी का संबंध हिंदी से मिलेगा। तो फिर भारतीय ईरानी को भी 3 उपशाखाओं में बांटा गया है, जो भारतीय आर्य, ईरानी दर्द। तो पिंक से लिखने का मतलब क्या है? ये एडिशनल। लेकिन हिंदी से संबंध रखने वाली शाखा भारतीय आर्य, तो ये हुई बात। अब बात आती है यहाँ पर, एक परीक्षा में आपको पूछा भी जा सकता है, यूपीपीएससी क्यों ना हो और कुछ परीक्षाओं में क्यों ना हो, भारतीय ईरानी को 3 उपशाखाओं में किसने वर्गीकरण किया? तो ये हुई बात ग्रियर्सन साहब की। किनकी है भाई? ग्रियर्सन ने बता दिया कि इसके लिए 3 उपशाखाएं हैं। तो इस प्रकार की जानकारी किसने दिया? ग्रियर्सन साहब ने दिया है। भारतीय आर्य भाषा की इस शाखा को पुनः 3 भागों में हम विभाजन कर सकते हैं।
भारतीय आर्य भाषा की शाखा को पुनः 3 भागों में हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जो पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और एक जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। पहले इनके बारे में केवल संक्षिप्त जानकारी मन में रखिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जो हैं वे भाषाएं हैं वैदिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत। अलग रूप से 10 मिनट का वीडियो आगे आ जाएगा एक एक के बारे में। तो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिलहाल जो कॉन्सेप्ट है वह मन में रखिए, वेदों से संबंधित है और बाद में इसी संस्कृत को कुछ चेंजेस करके, परिवर्तन करके, व्याकरण नियम जोड़ के लौकिक संस्कृत आ गया है। तो ये वेदों के बारे में है। यह रामायण महाभारत जो है लौकिक संस्कृत के हैं। बस इतना याद रखिए, आगे के वीडियो में संपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आ जाएंगे। पाली, बस इतना याद रखिए, पाली जो है गौतम बुद्ध से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित संपूर्ण साहित्य इसी भाषा में उपलब्ध हो जाएगा। और प्राकृत जो है जैन से संबंधित है और अपभ्रंश जो है आधुनिक भारतीय भाषाएं इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। तो आप बता दीजिए, हिंदी का संबंध जो है मुख्यतः इनमें किनसे है? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में से किससे है? तो अपभ्रंश से है। तो अब हम जानेंगे इस अपभ्रंश के 7 रूप हैं। इनसे हिंदी भाषा के जो उपभाषाएं और बोलियां किसके अंतर्गत, किस अपभ्रंश में कौन कौन से आ जाएंगे, ये जानकारी देखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यही से महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश, इस अपभ्रंश के इन 7 रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अर्धमागधी, मागधी, शौरसेनी, केकई, टक्क, ब्राचड़ अपभ्रंश, महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो ये 7 अपभ्रंश के रूप हैं। इनके अंतर्गत आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो 3 यहाँ पर हैं ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, वे हैं हिंदी उपभाषाओं से संबंधित रखते हैं। और केकई, टक्क, ब्राचड़, महाराष्ट्री जो हैं अलग भाषाएं, हिंदी के अलावा जो भाषाएं इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखेंगे हम पहले, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है केकई, जो लहंदा से संबंधित है, यानी लहंदा भाषा इसी के अंतर्गत आ जाएगी। तक के अंतर्गत पंजाबी आ जाएगी। ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी आ जाएगी। महाराष्ट्र के अंतर्गत मराठी।
तो ये सभी क्या है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हिंदी हिंदी हिंदी। तो हिंदी आधुनिक भाषा ही है, लहंदा है, पंजाबी है, सिंधी है, मराठी है, सभी आधुनिक भाषाएं इसी से उत्पन्न हुए हैं। आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना होगा, निम्न में से अपभ्रंश का वह कौन सा रूप है जो हिंदी से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों आ जाएंगे, एक इनमें से कोई एक देगा। अगर ऐसा ना पूछा जाए तो आपके लिए यह प्रश्न पूछेगा, 3 विकल्प ये रहेंगे, एक विकल्प इनमें से कोई एक होगा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। निम्न में से हिंदी का संबंध किससे है, इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, जरूर से पूछेगा। इसीलिए इन सभी को माइंड में आपको रखना होगा। अब बताइए, ये सभी क्या कहलाएंगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। हिंदी से संबंधित मैंने पहले ही बता दिया, 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन से मेरे भाई, तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। ये 5 जो हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो अब बताइए, जो अर्धमागधी है इसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा आ जाएगी, प्रश्न ऐसा ही पूछेगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी उपभाषा मेल रखती है, तो अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आ जाए। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से, और मागधी से जो है यहाँ पर बिहारी आ जाए। शौर सैनी से, ध्यान से देखिए, शौर सैनी से तीन कौन से आ जाएंगे, 5 ही उपभाषाएं हैं, तो कौन से आ जाएंगे, 2 यहाँ पर आ चुके हैं, बाकी के सारे सभी शौर सैनी में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एरो मार्क ऐसा क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर और एक जो आधुनिक भाषा भारतीय आर्य भाषा है जो गुजराती, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है, इसीलिए इसको भी ध्यान में रखिए। गुजराती क्यों पिंक से लिखा हूं, हिंदी से संबंधित नहीं है, इसीलिए पिंक कलर से लिखा हूं। अब जो है शौर सैनी के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी। तो ये हुए हमारे जो 5 उपभाषाएं। पहली उपभाषा पूर्वी हिंदी, दूसरी उपभाषा बिहारी, और तीसरी उपभाषा राजस्थानी, चौथी पश्चिमी हिंदी, और अंतिम वाली है पहाड़ी। यह हुई बात उपभाषाओं के संबंध में। और
इसके अंतर्गत कौन सी बोलियां आएंगे? कुल बोलियां कितने हैं? 18 बोलियां हैं। उन 18 बोलियों को इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हम जानना चाहिए। इसी प्रकार से यह माइंड में छाप बना लेनी चाहिए। तो सर कैसे याद रखना है इतने सारे? तो अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी ही कैसे याद रखना है, मागधी के अंतर्गत बिहारी कैसे याद रखना है, शौर सैनी के अंतर्गत ये सभी कैसे याद रखना है। तो पहले आप इन पांचों को स्मरण में रखिए, बाद में कैसे याद करना है बता रहा हूं मैं। अर्धमागधी यानी अर्थात यहाँ मागधी क्या है? आधा रूप है, यहां पर पूर्ण हो चुका। ओके, जो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो पहले आधा ज्ञान रखता है, चाहे वह सब्जेक्ट से क्यों ना हो, भाषा से क्यों ना हो, या टेक्निकल प्रॉब्लम से क्यों ना हो, टेक्निकल नॉलेज से क्यों ना हो, सभी। तो आदमी के पास क्या है भाई? आधा ज्ञान है। बाद में क्या हो गया? पूरा हो गया। आधा ज्ञान कब था? पहले। पहले का मतलब क्या है? पूर्व में। पूरा हो चुका ज्ञान उसका किसका? बिहारी का। बिहारी का ज्ञान पहले आधा था, तो आधा का मतलब पहले आधा था, बाद में पूर्ण हो गया बिहारी मागधी। पूर्ण हो जाने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? शोर मचाएगा, तो शौर सैनी। अच्छा भाई, ये दोनों याद रखेंगे तो बाकी के इन पांचों में से 3 यहीं पे आ जाएंगे। ओके भाई, गुजरात से भी साउंड आया है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। पहले आधा बिहारी, पूरा हो चुका मागधी, पूरा होने के बाद शोर करने लगा। तो ये हुई बात। अब आती है बात बोलियों की। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और जो बिहारी है इसके लिए ध्यान में रखिए भोजपुरी, मगही, मैथिली, मारवाड़ी, जयपुरी भी कहते हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और पहाड़ी जो है इसके अंतर्गत नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी और कई हैं, लेकिन यहां तक सीख लीजिए बस। ढूंढानी, 18 ही बता दिया है ना, इसीलिए बस ये भी काफी है। लेकिन इनमें से नेपाली को कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि भाषा के रूप में उभरी है। अब देखेंगे कुल कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। इनमें से इसको गिना नहीं जाएगा, इसलिए 17 ही कहते हैं कुछ लोग। तो ये हुई बात दोस्तों, संपूर्ण हिंदी का जो माइंड मैप है यही है। इनमें से ही आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। पहले भारोपीय परिवार, उसकी शाखा शतम से संबंधित है, और बाद में और हैं कई, लेकिन हिंदी से संबंधित कह रहा हूँ। भारोपीय, शतम, इसके बाद भारतीय ईरानी, इसके बाद भारतीय आर्य, इसके बाद भारतीय आर्य के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसके अंतर्गत वैदिक, लौकिक, संस्कृत आ जाएंगे। मध्यकालीन आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और इसके अंतर्गत हिंदी से संबंधित जो हैं वे हैं अर्धमागधी, मागधी और शौर सैनी।
अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आ जाएगी, मागधी के अंतर्गत बिहारी, शौरसैनी के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी, और हिंदी के अलावा गुजराती भी शौरसैनी के अंतर्गत आ जाएगी। कई बार भी पूछा जा चुका है हिंदी का संबंध 3 उपभाषाओं का संबंध किससे है, तो शौरसैनी। इसी प्रश्न को घुमा फिरा कर कई बार पूछा जा चुका है मेरे दोस्त, जरूर से आप छाप बना लीजिए। बाद में आगे आने वाली जो वीडियोस बनेंगे उनमें एक एक शब्द के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु।